प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का क्लास हम लोग पॉलिटिका करेंगे, ठीक है। आज पॉलिटिका फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन हम लोग क्लास के रूप में समझेंगे। आज हम लोग संविधान पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब संविधान होता क्या है और इस बुक को क्यों लिखा गया है, इसके बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। संविधान क्या है? देखो, संविधान एक किताब है। नॉर्मल हम लोग समझेंगे संविधान क्या है, तो संविधान एक बुक है। ऐसा बुक है जिसमें देश के जितने भी नागरिक हैं वे सभी इसके लॉज, इसके नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब संविधान को हम लोग एक नजर में समझते हैं, ठीक है। संविधान संविधान सभी के लिए बराबर कानून, ठीक है। सभी के लिए बराबर कानून। संविधान का सिंपल सा मतलब है जो भी कानून बने हैं वो सभी के लिए समान है, ठीक है। चाहे वो कोई किसी देश का चाहे वो भारत का कोई भी किसी भी पद पे हो, ठीक है। आपके लिए, सबके लिए संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे हैं वो सभी के लिए बराबर है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देश तथा राज्य, देश तथा राज्य। देश को हम लोग केंद्र बोलेंगे यहाँ पे, और हमारा देश कौन सा है? भारत, ठीक है, ठीक है। देखो, देश हो या राज्य हो, इसमें इसको चलाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई है वो सभी संविधान में है, ठीक है। हमारे देश में किसी भी प्रकार के किसी भी तरह से न्यायिक व्यवस्था हो, ये सभी हमारे संविधान में दर्ज है। चलो हम लोग जो देखे, देश तथा राज्य के शासन व्यवस्था को चलाना हो तो वह संविधान का काम है। वह संविधान एक बुक है, हम लोग समझते हैं। संविधान में अभी है, संविधान में भाग है, ठीक है। भाग को हम लोग कहते हैं लेसन, ठीक है। कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे संविधान, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। क्लियर हो गया। अब संविधान में कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम लोग अनुच्छेद के रूप में जानते हैं, ठीक है। संविधान में 22 भाग हैं, हम लोग लिख दिए हैं। टॉपिक्स, कुछ टॉपिक हैं जिनको हम लोग अनुच्छेद के रूप में जानते हैं। अनुच्छेद, तो हमसे पूछा जाएगा भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है, ठीक है। 395 अनुच्छेद है, ठीक है। चलिए, अभी तक हम लोग संविधान को पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची, ठीक है। अनुसूची, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं, जब प्रथम बार संविधान में संशोधन हो रहा था, जब प्रथम बार संविधान में अनुसूची बना था, तब उस समय मूल संविधान में, जो हम मूल संविधान बोल रहे हैं उनको, मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो थी वह 8 थी, ठीक है। उस समय मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12, यानी 4 अनुसूची जो है वह बढ़ गया है, ठीक है। ये कहने का मतलब है, अनुसूची जो है, इसमें कुल अनुसूची जो थी 8 थी, अभी वर्तमान में 4 बढ़ गई है, तो 12 हो गई है, ठीक है। पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रथम अनुसूची, क्योंकि इसमें कुल 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची को हम लोग को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन आपको हर लाइन बाय लाइन में समझाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग पहला क्या है, प्रथम अनुसूची को पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची क्या है, क्या कहती है अनुसूची? देखो, प्रथम अनुसूची कहती है किसी संघ, हम लोग का संघ कौन सा है? भारत, या केंद्र
संघ या केंद्र, ठीक है, तथा राज्य के क्षेत्रफल की चर्चा। किसकी चर्चा है? संघ तथा राज्य के क्षेत्रफल की चर्चा है, ठीक है, क्षेत्रफल की चर्चा है। मैं इन बातों को समझाता हूं, आप लोग ध्यान से देखो। प्रथम अनुसूची कहता है कि संघ तथा राज्य के क्षेत्रफल की चर्चा है। हम लोग का जो भारत है वह एक संघ है, और उसके जो 28 राज्य हैं उनका जो क्षेत्रफल का सीमा है, त्रिभुजा का जैसा भी है, उसका जो सीमा है उसका क्षेत्रफल की चर्चा जो है प्रथम अनुसूची में है, ठीक है। हम लोग उसके बाद दूसरा जो है दूसरी अनुसूची, प्रथम अनुसूची समझे, ठीक है, दूसरी अनुसूची ध्यान से देखिए। यह जो है वेतन की चर्चा करती है, वेतन के बारे में बताते हैं। वेतन क्या, किस चीज का वेतन? तो पदाधिकारी का जो वेतन होता है, पदाधिकारियों की वेतन की चर्चा करता है, ठीक है। मैं इस चीज को समझाता हूँ कैसे करता है। ये वेतन क्या होता है आप पहले ये समझो। देखो, आप जो पूरे मंथ काम करते हो कहीं पे भी, आप मान लो किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर आप किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। अब आप जो पूरे मंथ काम किए होगे, तो उस जो पूरे काम किए हो उसके बाद जो मंथली इनकम आपको मिलेगी वो आपका वेतन होगा, ठीक है। पर मंथली जो मिलता है वो आपका वेतन है, समझ गए। दूसरी अनुसूची ये कहता है कि जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो सीएजी हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, या वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब हो, इनका जो वेतन मिलेगा इसकी चर्चा जो है दूसरी अनुसूची में है। अब किसको कितना मिलने वाला है ये बात मैं लिखूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे संविधान की दूसरी अनुसूची। मैंने बताया वेतन भत्ता की बात कर रहा है, वेतन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग वेतन में किस चीज की, राष्ट्रपति की वेतन की बात करेंगे। इनको मिलता है 5 लाख प्रति माह, मतलब हर मंथ जो है राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये मिलती है, ठीक है। दूसरा क्या है, उपराष्ट्रपति को कितना रुपया मिलता है? उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपया मिलता है। मैंने लिखा यहाँ 4 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष, इनको भी मिलता है 4 लाख रुपया प्रति माह, ठीक है। तीसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, कितना रुपया मिलता है? 2.8 लाख रुपये प्रति माह मिलती है। राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, कितना रुपया मिलता है? 3.5 यानी 3,50,000 रुपये प्रति माह के दर से इन सभी को मिलता है, इनका वेतन भत्ता है, ठीक है। इसके बाद है चुनाव आयोग, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, इनको मिलता है 2.25 लाख यानी 2,25,000 रुपये प्रति माह मिलती है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, यूपीएससी अध्यक्ष और आरबीआई गवर्नर, इन सभी को मिलता है पेमेंट क्या, 2.5 यानी 2.5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। 2.5 लाख का मतलब 2,50,000। मैं एक और लाइन बताता हूँ, ये जो दिया गया है इसका मतलब है ये इसी का डायरेक्ट उतार दिया गया है, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ, हम लोग अनुसूची 2 की बात कर रहे थे। अनुसूची 2 में लिखा हुआ है किसको कितना वेतन मिलेगा, इसकी चर्चा है, वेतन की चर्चा है। तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया प्रति माह, उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया प्रति माह, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख रुपया प्रति माह, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको 2.8 लाख रुपए प्रति माह, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति 3.5 लाख रुपए, इसका मतलब है 3,50,000 मंथली मिलता है उनको। चुनाव आयोग, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, इनको मिलता है 2,25,000 पर मंथ मिल रहा है, साल की बात मैं नहीं कर रहा। मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, यूपीएससी अध्यक्ष और आरबीआई गवर्नर, इनको मिलता है 2.5 लाख रुपए प्रति मंथ यानी 2,50,000 प्रति मंथ की दर से ये कमाते हैं, ठीक है। वेतन मैंने समझा दिया, प्रति माह की दर से जो रुपया मिल रहा है इनको, यही है वेतन, ठीक है। अब मैंने ये भी समझा दिया कि इनको कितना वेतन मिलता है। अनुसूची 2 आप समझ गए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह है अनुसूची 3, ठीक है, तीसरी अनुसूची। चलिए मैं मिटाता हूं इनको, हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है।
3 नंबर क्या है, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, ठीक है, अनुसूची। तीसरी अनुसूची क्या बोलता है, देखिए प्रथम अनुसूची में मैंने आपको समझाया कि संघ तथा राज्य के क्षेत्रफल की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में मैंने वेतन की चर्चा की। तीसरी अनुसूची बोलता है शपथ की चर्चा, शपथ की चर्चा। अब किसकी शपथ की, ये याद करने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ शपथ। तीसरी अनुसूची शपथ की चर्चा करता है, किसकी शपथ, तो देखो पदाधिकारियों की, पदाधिकारियों की, कार्यों के शपथ की चर्चा, ठीक है, चर्चा है। देखो तीसरी अनुसूची शपथ की चर्चा करता है, ठीक है। इसमें जो है पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है, लेकिन कुछ बातें याद रखेंगे, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। नोट जो है इसके लिए, इसमें जो है शपथ में पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है, लेकिन राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है, ठीक है। इन बातों को मैं फिर से समझाता हूँ। देखो हमारा संविधान में लिखा गया है कि तीसरी अनुसूची शपथ की चर्चा करता है। चलिए इन बातों को हम लोग समझते हैं। जब मैंने दूसरा अनुसूची आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने बोला वेतन की चर्चा है, पदाधिकारियों की वेतन की चर्चा है। उस वेतन में मैंने आपको बताया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कितनी माह है पर इनकम, ये भी मैंने बताया। लेकिन तीसरी अनुसूची शपथ की चर्चा करती है, वो भी पदाधिकारियों की ही शपथ की चर्चा करती है, लेकिन कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा इसमें नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद चौथा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चौथी अनुसूची। चलो देखेंगे हम लोग चौथी अनुसूची, ठीक है। इसमें क्या है, राज्यसभा की सीटों की, राज्यसभा के सीटों, राज्यसभा की सीटों की चर्चा है, ठीक है। राज्यसभा में जो सीट है उन सभी का जो चर्चा किया गया है वो चौथी अनुसूची बताता है, ठीक है। मैं इन बातों को एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। तीसरी अनुसूची शपथ की चर्चा करता है, इसमें किसकी शपथ की चर्चा है, पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है, लेकिन इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। 5 नंबर, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में की चर्चा है, ठीक है, ठीक है। अब पहले एक बार देखो और उतारो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो चलो मैं इस बातों को समझाता हूँ। अभी तक मैंने 5 अनुसूची समझाई है आपको। प्रथम अनुसूची में मैंने आपको समझाया कि भारत यानी केंद्र तथा संघ के क्षेत्रफल की चर्चा है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में मैंने आपको वेतन भत्ता के बारे में समझाया। दूसरी अनुसूची वेतन की चर्चा करती है, किसके वेतन, तो पदाधिकारी के वेतन। पदाधिकारी के जब वेतन की चर्चा कर रही है
तो मैंने उसमें बताया कि किसको कितना प्रति माह मिलता है, ये मैंने एक चार्ट के रूप में आपको लिखा। तीसरी अनुसूची क्या करता है, शपथ की चर्चा करता है। शपथ क्या, पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा करती है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं करती है। अगर आप सवाल दे दे और इस तरह से पूछ ले कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किसमें नहीं है, तो आप लोग लिखेंगे अनुसूची 3। ठीक है, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। इसके बाद जो है चौथी अनुसूची के बारे में समझेंगे। ठीक है, चौथी अनुसूची क्या कहता है, राज्यसभा की सीट, राज्यसभा में जितने भी सीट हैं उन सभी की चर्चा चौथी अनुसूची करता है। ठीक है, पांचवी अनुसूची कहता है जाति तथा जनजाति। जाति अनुसूची, जाति SC ST की बात कर रहा है। इसको अगर हम लोग ऐसे याद रखेंगे, पांचवी जाति तो इसका, तो आप लोग याद रखेगा SC ST। ठीक है, आप लोग को एकदम क्लियर याद रहेगा। ठीक है, तीसरी अनुसूची शपथ की चर्चा करता है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों की चर्चा कर रहा है। पांचवी अनुसूची SC ST। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद करेंगे। अब छठी अनुसूची मैं लिखता हूं, पहले मैं मिटाता हूं फिर लिखूंगा। छठी अनुसूची, ठीक है, छठी अनुसूची क्या बोलता है, हम लोग इस बात को समझेंगे। पूर्वोत्तर भारत, भारत है ना, भारत का नक्शा का पूर्वी एरिया, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र, तथा प्रशासन की चर्चा है। ठीक है, देखेंगे ऐसा मैंने क्यों लिखा है। अब देखो, छठी अनुसूची कहता है भारत का पूर्वी एरिया, इधर का जो पूर्वी एरिया है, इसके 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आपसे पूछेगा सवाल छठी अनुसूची में क्या है, तो आप लोग बोलिएगा पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। ठीक है, इतना ही बस में याद करना है। मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा 4 राज्य हैं कि अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। ठीक है, अनुसूचित, तो हम लोग जान गए छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र तथा प्रशासन की चर्चा है। तो हम लोग अब चलेंगे 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। ठीक है, ध्यान से देखिए, 7वीं अनुसूची, इसमें शक्ति का विभाजन हुआ है, शक्ति का विभाजन की चर्चा। मैं समझाता हूं ये क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, शक्ति के विभाजन की चर्चा है। आप लोग ध्यान से देखिए, तो छठी अनुसूची में हम लोग पढ़े पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन, वहां की पुलिस व्यवस्था, इन सभी की चर्चा जो है छठी अनुसूची में किया गया है। जबकि 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन किया है। अब देखो शक्ति का विभाजन कैसे किया है। ठीक है, 3 तरीके से विभाजन किया है, हम लोग देखेंगे। पहला, अब देखो ये केंद्र सूची है, इसमें केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून, व्यवस्था, नियम बनाती है। ठीक है, राज्य सूची में जो है केवल और केवल राज्य सरकार, कौन सी सरकार, केवल और केवल राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाएगी, वह राज्य सूची के अंतर्गत रहेगा। राज्य में राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाएगी, वह राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हम लोग ये समझ गए। तीसरा और लास्ट जो है वह है समवर्ती सूची, यहाँ लिखने के लिए है नहीं,
लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करता हूँ। समवर्ती सूची, अब यह क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा की गई है। ठीक है। 7वीं अनुसूची कहता है शक्ति का विभाजन, शक्ति को विभाजित किया गया है, 3 ढंग से विभाजित किया है। पहला क्या किया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया है। ठीक है। केंद्र सूची में क्या किया है, केंद्र सूची में समझा रहा हूँ। केंद्र सूची क्या होता है कि केंद्र में जो भी सरकार जो भी है वो कानून व्यवस्था बनाएगी, वो केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब है कि केवल और केवल यह जो कानून व्यवस्था बनाएगी केवल और केवल केंद्र के हाथ में है। अब जो है राज्य सूची क्या होता है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य के जो व्यवस्था है, जैसे पहले पहले शिक्षा राज्य के अंतर्गत में था, तो राज्य सूची राज्य सरकार उसमें कानून व्यवस्था बनाती थी। और समवर्ती सूची क्या होता है, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के बनाती है। जैसे कि अब शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया है, तो उसमें जो है केंद्र सरकार भी अपना योगदान करती है और राज्य सरकार भी, दोनों मिलकर कानून व्यवस्था बनाती है, तो शिक्षा चलता है। ठीक है, आप लोग समझ गए समवर्ती सूची। चलो मैं इसे मिटा के एक चार्ट के रूप में आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखेंगे इस चीज को। अब यह क्या है, मैंने अभी शक्ति का विभाजन आपको पढ़ाया। ठीक है, अब शक्ति का विभाजन 3 तरीके से किया है, एक संघ के रूप में, ठीक है, एक राज्य के रूप में और तीसरा है समवर्ती के रूप में। 3 तरीके से बांट दिया गया है। संघ सूची क्या होता है, जिसमें कि सरकार स्वयं कानून, सरकार अपने से कानून बनाती है। ठीक है, सरकार यानी केंद्र के अधीन जो कानून व्यवस्था बनती है वह संघ सूची में आता है। राज्य सूची में जो राज्य के अधीन बनती है, जैसे राज्य के कानून व्यवस्था के अनुसार राज्य सूची बनती है। ठीक है, समवर्ती सूची क्या होता है, मैं इस चीज को समझाता हूँ। ठीक है, समवर्ती सूची क्या होता है, जिसमें संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलके जो है बनाती है कानून व्यवस्था, वह समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आएगा, आप सोचो। सेना, सेना संघ सूची के अंतर्गत आएगी। कैसे आएगी, मैं ये इस बात को समझाता हूँ। ठीक है, देखो यह जो सेना है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ये आती है। बैंक, पोस्ट ऑफिस और जनगणना भी है। ठीक है, अब ये मूल क्या है, अब उस समय मूल संविधान में जो है 97 संघ सूची थी, लेकिन अब जो है 3 को बढ़ा दिया गया है और 100 कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज समझे। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आती है, आप लोग जानते हैं पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अब कृषि जो है उनको कुछ चाहिए हो तो वो सब राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। पंचायत, जेल, सिंचाई, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आती है। मूल संविधान कितने, तो मूल 66 है। और देखो इसमें से राज्य सूची में से जो है 5 को निकाल के 61 कर दिया गया है वर्तमान में। और समवर्ती सूची में शिक्षा में, चलो देखो ये जो समवर्ती सूची है इसमें शिक्षा, अभी शिक्षा है, वन है, विद्युत योजना, ये सभी अब समवर्ती सूची में है, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके कानून व्यवस्था बनाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मूल जो है, मूल संविधान में संघ सूची के अंतर्गत कितनी थी, तो 97 थी। ठीक है, तो मूल संविधान के अनुसार राज्य सूची में कितनी व्यवस्थाएं कितनी थी, ये 66 थी और 47 थी। लेकिन 97 में अब वर्तमान में 3 को बढ़ा दिया गया है तो 100 हो गया है। 66 में 5 को घटा दिया है तो 61 हो गया है और 47 में जोड़ा गया है। ठीक है, समझ गए, कितना जोड़ा गया, जोड़ लो, 7 5 12, 5 जोड़ा गया, 5 जोड़ के 52 बना दिया गया। ठीक है, वर्तमान में जो है 52 समवर्ती सूची है। वर्तमान में 61 राज्य सूची है और वर्तमान में 100 संघ सूची है। आपसे पूछेगा मूल संविधान में संघ सूची की संख्या कितनी थी, तो आप लोग बोलेंगे 97। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, मूल संविधान सूची में, मूल संविधान सूची संघ सूची में कितनी संख्या थी, तो 97 थी। ठीक है, मूल संविधान में कुल राज्य सूचियों की संख्या कितनी थी, तो 66 थी। मूल संविधान में कुल समवर्ती सूची की संख्या कितनी थी, तो 47 थी।
अब आपसे पूछेगा मूल संविधान को छोड़कर वर्तमान संविधान में कुल संघ सूचियों की संख्या कितनी है, तो 100 है। कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो +3 की बढ़ोतरी हुई है। बोलेगा राज्य सूची में वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल संख्या कितनी है, तो 61 है। कितनी की बढ़ोतरी या माइनस हुआ है, लॉस हुआ है, तो -5 का हुआ है। और समवर्ती सूची, वर्तमान में समवर्ती सूची की संख्या कितनी है, तो 52 है। आपसे घुमा के भी पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के पूछे, आंसर 52 ही आएगा। अगर वर्तमान देता है और मूल देगा तो आंसर 1647 ही आएगा। ठीक है, आप इन बातों को समझ लिए, एक बार आप देख लो अच्छे से, उसके बाद फिर मैं अगला करवाता हूँ। ठीक है, देखो अच्छे से। चलिए मैं आगे बताता हूँ। हम लोग 7वीं अनुसूची पढ़ रहे थे, शक्ति का विभाजन। ठीक है, इसमें कुछ बातें नोट करने लायक थी, मैंने लिख दिया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, मैंने वहां लिखाया था ना, राज्य सूची में 5 जो है घटा दिया गया है, वो इसी तरह घटाया था। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो राज्य सूची से 5 विषय को जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, किसको डाल दिया गया था, राज्य सूची में जितने भी थे उनमें से 5 निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, पहला है शिक्षा। अब देखो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा गया है। देखो ये शिक्षा जो है, शिक्षा पे पहले राज्य सरकार स्वयं निर्णय लेती थी, कानून व्यवस्था जो भी बनता था राज्य सरकार खुद ही बनाती थी। लेकिन अब जो है राज्य सरकार भी बनाएगी और केंद्र सरकार भी बनाएगी, दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, इसमें केवल राज्य सरकार का योगदान नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी योगदान होगा, वो भी अपना कानून व्यवस्था स्वयं बनाएगी। मापतौल, वन्य तथा वन्य जीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन। अब इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे, एक लाइन और छूट गया है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, ठीक है, अब ध्यान से देखो अवशिष्ट सूची क्या होता है। इसमें जो होता है केवल केंद्र सरकार, ध्यान से सुनना, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, ये नियम है। अवशिष्ट सूची के अंतर्गत केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। ठीक है, अवशिष्ट सूची हो गया। अब हम लोग 6वीं अनुसूची पढ़ेंगे, सॉरी 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। 7वीं अनुसूची अभी मैंने बताया शक्ति का विभाजन था, उसी का मैंने नोट लिखाया है और अवशिष्ट सूची मैंने करवा दिया है। अब 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ। चलो आप लोग इसको पहले उतार लो। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, उतारो आप। देखो 8वीं अनुसूची हम लोग याद करेंगे कैसे, इसमें 22 भाषा की चर्चा है, 22 भाषा। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे याद करो, भाषा की चर्चा है, भाषा की बात जो होती है अनुसूची में 8वीं अनुसूची आता है। ठीक है, अभी वर्तमान में कुल भाषा कितनी है, 22। वर्तमान में कुल भाषा कितनी है, 22, 22। ठीक है, 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा, राजभाषा, राजभाषा, 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं है। ठीक है, जब प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ के समय 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो अब हम लोग समझेंगे कितनी जुड़ी है, इन दोनों के बीच में अंतर जो है 6 2 8 भाषाएं की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चार्ट लिखता हूँ, फिर समझेंगे। ठीक है, देखेंगे अभी हम लोग पढ़े 8वीं अनुसूची, राजभाषा की चर्चा है, केवल भाषा नहीं, राजभाषा। ठीक है, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। हम लोग जानेंगे वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं। दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो 6 का, 6 4 10 8 का अंतर है। ठीक है, यानी प्रारंभ से अभी तक जो है +8 भाषाएं जोड़ी गई है। बस यही बात को हम लोग देखेंगे। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। आपसे पूछेगा 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप लोग बोलिएगा 1967 में।
उसमें क्या जोड़ा गया, सिंधी एक भाषा है उसको जोड़ दिया गया, ठीक है। दूसरा हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकण 3 भाषाएं को जोड़ा गया, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। इसमें जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। आपसे पूछेगा 2003 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सा जुड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है। आपसे फिर से पूछेगा, फिर से मैं समझाता हूँ। 8वीं अनुसूची राजभाषा के लिए है। 8वीं अनुसूची किस चीज के लिए है, राजभाषा के लिए है। उसमें वर्तमान में कुल भाषाएं कितनी है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, ठीक है। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, +8, यानी 8 भाषाएं अलग से जोड़ी गई है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967 में, और सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी भाषा है उसको जोड़ा गया, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, देखो आप, मैं हट जाता हूँ। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। उसमें क्या क्या जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकण। देखो आप, ठीक है, देख रही है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, क्या क्या, नेपाली, मणिपुरी और कोंकण, ठीक है। उसके बाद 92वां, ठीक है, 92 मिट गया थोड़ा सा, 92 संविधान संशोधन 2003 में हुई थी। कब हुई थी, 2003 में, 1992 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। उसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन सा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कब जोड़ा गया, 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। इन बातों को आप क्लियर कर लेंगे। अब मैं इनको मिटाऊंगा, तब तक आप देख लो। देखो, दो और अनुसूची बच गया, ठीक है। अब देखो, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या बोलता है, प्रथम संशोधन 1995। देखो 9वीं अनुसूची क्या बोलता है, भूमि, जमींदार उन्मूलन, ठीक है, ये हटा दो। भूमि और जमींदार उन्मूलन, न्यायिक सक्रियता, ठीक है, बस इतनी की चर्चा है। भूमि, जमींदार उन्मूलन और न्यायिक सक्रियता, इसकी चर्चा किसमें है, 9वीं अनुसूची में। और यह कब जोड़ा गया, यह जोड़ा गया 1951 में, जब प्रथम बार संशोधन हुआ था। अब देखो, प्रथम संशोधन 1951 में हुआ और इसको जो है जोड़ा गया। इसमें क्या क्या जोड़ा गया, भूमि, जमींदार उन्मूलन, न्यायिक सक्रियता को जोड़ा गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक लाइन जो लिखा गया है इसमें, अब देखो, 52वां संविधान संशोधन, जबकि 1985 लिखा, सॉरी 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो है, इसमें दल बदल हम लोग याद रखेंगे, बस दल बदल याद रखेंगे, सब याद रहेगा। 10वीं अनुसूची का है दल बदल की चर्चा है, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, उसमें दल बदल को जोड़ दिया गया, ठीक है। मैं बताऊंगा दल बदल क्या होता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया है। नौवीं अनुसूची हम लोग समझ गए, ठीक है। 10वीं अनुसूची क्या बोलता है, दल बदल की चर्चा है। इसमें 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, 1985 ईस्वी में जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें दल बदल जोड़ा गया था, अलग से जोड़ा गया है दल बदल को, ठीक है। और 2 बच गया, 11 और 12 मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप पहले देखो, देखो भाई लोग, इसको लिखने में ना बहुत समय लगता, इसीलिए जो है मैंने वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज किया और उसके बाद मैंने लिखा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट की 2 अनुसूचियां बची हुई थी, उनको मैं खत्म कर देता हूँ। 11वीं और 12वीं अनुसूची, ध्यान से देखो। 11वीं बोलता है पंचायत और 12वीं बोलता है नगर पालिका, दोनों की चर्चा कर रहा है। पंचायत की चर्चा 11वीं अनुसूची कर रहा है, ठीक है। 11वीं अनुसूची जब पंचायत की
पंचायत की चर्चा कर रहा है तो वो बोलता है जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। मैंने लिखा है जब 73वां संविधान संशोधन हो रहा था 1992 में, 1992 में तब जोड़ा गया था पंचायत को, ठीक है। 1992 में पंचायत को जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन हुआ है 1993 में। अब देखो 1990 एक साल का अंतर है, 1992 में पंचायत को जोड़ा गया है और 1993 में नगर पालिका को जोड़ा गया है, ठीक है। संविधान की ये दो बस बचे हुए थे, 11वीं अनुसूची में पंचायत है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। नॉर्मल आप लोग याद कर लो, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप बोलो तो बिहार से ना ये पूछ लेता है, घुमा के पूछ लेगा, पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किस अनुसूची को जोड़ा गया है। तो आपसे पूछा ऐसे किस अनुसूची को जोड़ा गया है, आपसे ये नहीं पूछा कि पंचायत है या नगर पालिका है। आप बोलेंगे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिका किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। कब हुआ है संशोधन? 1993 में 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है। इस तरह से सवाल पूछेंगे, समझ गए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें लेफ्ट टू को, ठीक है। धन्यवाद।